वेलकम बैक टू माय पाइथन फॉर डेटा साइंस सीरीज़। आज हम 5 सबसे इम्पोर्टेंट पाइथन लाइब्रेरीज़ के बारे में बात करेंगे जो हर डेटा साइंटिस्ट को आनी ही चाहिए। नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, साइकिट-लर्न। इमेजिन करो अगर तुम बस बेसिक पाइथन से डेटा एनालाइज कर रहे हो तो ये वैसे होगा जैसे स्काईस्केपर बना रहे हो लेकिन सिर्फ एक हैमर के साथ। लेकिन ये लाइब्रेरीज़ ये तुम्हें सुपर पावर्स दे देती है। चलो इन्हें साथ में अनलॉक करते हैं। सबसे पहले जानेंगे नमपाई के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट, लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि तुम कोई भी फ्यूचर डेटा साइंस वीडियोस मिस ना करो। तो चलो इन लाइब्रेरीज़ के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन का शॉर्ट फॉर्म है और ये लाइब्रेरी डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए गेम चेंजर है। पाइथन लीस्ट तो कूल है जब तक वो बड़े डेटा सेट्स के साथ टॉर्टोइस की तरह धीरे न चलने लगे, लेकिन नमपाई ये एक स्पोर्ट्स कार है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नमपाई हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास पिप कमांड होती है। तो पिप इंस्टॉल नमपाई। अभी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी नमपाई इंस्टॉल्ड है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। ठीक है, तो फिर नमपाई को हमने हमारे सिस्टम में अभी इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद इस नोटबुक में हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या है, हमारे पास इंपोर्ट करके एक कीवर्ड होता है, उसको हम यूज़ करेंगे, इंपोर्ट नमपाई। अब ये एज क्या है, एज को कहते हैं हम अलाइज। अलाइज मतलब क्या है कि नमपाई को भी हम शॉर्ट नेम दे रहे हैं। देखो अभी नमपाई का फुल नेम क्या है, न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन को हम लोग नमपाई बोलते हैं। नमपाई का भी शॉर्ट फॉर्म NPE कर दिया है। तो ये पहले रीनेम कर लो, मतलब फाइल को कोई नाम दे दो, आपको जो नाम देना है वो आप दे दो। ठीक है, IPNY IPY whatever ये उसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, नोटबुक का, जुपिटर नोटबुक का, ये तो हमने देखा ही था। तो हमने नमपाई को भी एक शॉर्ट फॉर्म कर दिया है, एक नमपाई को भी एक शॉर्ट नाम दे दिया है, उसको हम NP कहेंगे। तो मैं क्विकली एक एरे लिख लेती हूँ। मोस्टली क्या होता है ना कि हम जब एरे के साथ काम कर रहे हो तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती है। तो ये लीस्ट, एरेज, इन सब का थोड़ा सा मिश्रण है, ऐसे बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैंने ये क्विकली एरे क्रिएट कर लिया है। इसके लिए मैंने क्या वेरिएबल नेम दिया है, ARR। इसको मैंने एक वेरिएबल मतलब एरे करके एक वेरिएबल में स्टोर किया है। ठीक है, NP.array। नमपाई में हमारे पास एरे करके एक फंक्शन है। ठीक है, उसको हमने यूज़ किया, फिर हमने एक एरे क्रिएट किया है। एरे में क्या वैल्यूज़ दी है हमने, 1 2 3 4, ये एरे में हमने वैल्यूज़ दिए और सिंपली हमने प्रिंट करके एरे कर दिया है। हमारे पास लीस्ट की फॉर्म में एक एरे प्रिंटेड होके आ चुका है। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल है। अभी हमने 2 वीडियोस इससे पहले देखे हैं, राइट, तो उसकी वजह से हम ये सब समझ पाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अभी क्या है ना कि लीस्ट और नमपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, मैं एक छोटा सा ये कोड लिख लेती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। पाइथन की लीस्ट और नमपाई एरे, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, अभी आप इसका आउटपुट देखो तो फिर आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हम नमपाई एरे यूज़ करेंगे। ठीक है, नमपाई एरे क्यों फास्ट है। हमने क्या किया है, इंपोर्ट टाइम को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। फिर साइज़ मेंशन की है। ठीक है, हमारे पास टाइम करके भी एक फंक्शन है, तो उसको हमने लाइब्रेरी है, उसको भी हमने इंस्टॉल कर लिया। नमपाई एरे में मैंने क्या किया है, साइज़ स्टोर करके रखी है। ठीक है, और लीस्ट 1 में क्या किया है, मैंने एक रेंज दी है। साइज़ में कितनी वैल्यू स्टोर की है, उतने तक की मैंने रेंज क्रिएट की है। ठीक है, उसको अरेंज किया है। फिर स्टार्ट टाइम लीस्ट के लिए मेंशन किया है और फिर स्टार्ट टाइम एरे के लिए मतलब नमपाई एरे के लिए भी मेंशन किया है। तो देखो, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम खुद ब खुद ही देख सकते हैं कि किसका टाइम कम है, किसका टाइम ज़्यादा है, कौन एग्जीक्यूशन फास्टली कर सकता है, कौन एग्जीक्यूशन स्लो करता है। ये हम इसकी मदद से समझ सकते हैं। तो ये इसीलिए हम लोग नमपाई एरे का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लीस्ट की मदद से नहीं कर सकते, तो और वो चीज़ें हमें करनी भी पड़ती हैं। तो इसीलिए कुछ लीस्ट के लिमिटेशंस को हम लोग हटाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन उनको कम करने के लिए हम लोग ये नमपाई एरे दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है,
numpy स्पीड में हमेशा ही जीतता है, ठीक है। और सिर्फ स्पीड नहीं, ये मैट्रिक्स ऑपरेशंस हो, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हो, और भी कुछ काफ़ी कर सकता है, ठीक है। तो अभी इसके थोड़े से ऑपरेशंस या फिर कूल फीचर्स कहो, इसके बारे में जानते हैं। अगर देखो मुझे एक एरे, अभी हम एरे के साथ काम कर रहे हैं, एरे हमें पता है कि एक कैसे एरे होता है, राइट। तो फिर ज़ीरोज़ करके मैंने ये कोड लिखा है, ठीक है। numpy.zeros करके है हमारे पास, numpy.1। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा हो तो मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स होता है, 3x3 मैट्रिक्स होता है, तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे की है, ठीक है। अगर तुम सिर्फ ज़ीरोज़ को एग्जीक्यूट करो, ठीक है, तो देखो ज़ीरोज़ का हमने जितनी साइज़ मेंशन कर दी है उतने का हमारे पास मैट्रिक्स क्रिएट होके आया है। वही 1 को अगर हम प्रिंट करेंगे तो 1 का मैट्रिक्स आया है, हमने यहाँ पे 2x2 की साइज़ दी थी, ठीक है। तो इसलिए 1 की वैल्यूज़ लेकिन 2x2 इसमें प्रिंट होके आई है। रैंडम्स में इसने कोई भी वैल्यूज़ ली है, ठीक है, इसको हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, मतलब हमने खुद से मेंशन नहीं किया है, वो रैंडमली वैल्यूज़ चूज़ कर रहा है, ठीक है। तो रैंडम करके भी हमारे पास एक फंक्शन है numpy में। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ओके ठीक है, मैं वो आपको बाद में बता दूँगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के रिलेटेड थी, ठीक है, वो एग्जाम्पल के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो numpy एक सुपर हीरो की तरह है, ये डेटा को सुपर स्पीड से स्लाइस, डाइस और कैलकुलेट करता है। तो अभी पांडास के बारे में जानते हैं। पांडास को हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, सेम जैसे हमने numpy को इंस्टॉल किया था, लेकिन आपने अपनी सिस्टम में अगर पांडास को ऑलरेडी इंस्टॉल किया, देखो हमने फर्स्ट इसमें जब हमने एनाकोंडा के थ्रू जब ये पाइथन का इंस्टॉलेशन किया तो उसके साथ हमने एनाकोंडा क्यों यूज़ किया था, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें लगने वाली है, अभी लाइब्रेरीज़ तो मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज़ तो लगती है, तो इसीलिए लाइब्रेरीज़ प्री इंस्टॉल्ड ही आएंगी जब हम एनाकोंडा के थ्रू करेंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, पूरा इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली इंपोर्ट करो फिर भी हमारा काम चल जाता है। तो फिर इंपोर्ट पांडास SPD करेंगे, और फिर पांडास में क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें होती है, और पांडास ही हम लोग मोस्टली यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में पांडास का ही ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि हमारे पास डेटा होता है और डेटा को हमें क्लीन करना पड़ता है, उस पर कुछ तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ती है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पांडास में अभी ये तो हमें पता चला कि हमारे पास डेटा होना ज़रूरी है, लेकिन डेटा के लिए भी हमारे पास सीरीज़ और डेटा फ्रेम, ये दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ में क्या होता है, डेटा फ्रेम में क्या होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, ये एक सिंपली डेटा लिया है, उसमें क्या है, नेम है, नेम में मेरे पास 3 वैल्यूज़ है, एज में भी 3 वैल्यूज़ है, सैलरी में भी 3 वैल्यूज़ है, ये मेरे पास एक डेटा है, सिंपल डेटा है, ओके। जब हम सीरीज़ को लेते हैं, ठीक है, df = pd.series कर लो, ओके, जैसे हमने रीड CSV की थी, नहीं अभी तक हमने रीड CSV नहीं किया, ओके ठीक है फाइन। तो df = pd.series लिखो, सीरीज़ का S कैपिटल होना ज़रूरी होता है, और उसमें डेटा दो, मतलब डेटा को हमने df वाले वेरिएबल में स्टोर किया है, सिंपली df कर दो तो आपको आपका डेटा दिख जाएगा, ठीक है। जैसे आपने डेटा को स्टोर किया है वैसे हम हमारा डेटा देख सकते हैं, ये सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद देखो डेटा फ्रेम को भी सिंपली वैसे प्रिंट कर लो, और आप ही खुद देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। डेटा फ्रेम में डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, लेकिन सीरीज़ में क्या है, डेटा को वो इंडेक्सेस भी नहीं मिले हैं, ओके, खुद ब खुद इंडेक्सेस नहीं मिले हैं, और वो एक पूरा सीरीज़ में है। हम नेम से ही समझ सकते हैं कि सीरीज़ कैसे होती है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, पूरा ऐसा ये सीरीज़ में आया है डेटा, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो ये सीरीज़ वाला डेटा जो है वो ठीक से फॉर्मेट नहीं हुआ है, ठीक है। नेम देखो, नेम हम एक ही लाइन में आ चुके हैं सारे नेम्स, तो वो तो चीज़ें ठीक नहीं है, राइट। तो नेम को हम लोग क्या कर सकते हैं, और जब हम डेटा फ्रेम यूज़ करेंगे तो पूरा डेटा फ्रेम्ड होगा, ठीक है। नेम के नीचे सारे नेम्स ही है, एज के नीचे सारे एज ही है, सैलरी के नीचे सारी सैलरीज़ हैं, तो वो करेक्ट फॉर्मेट है। लेकिन सीरीज़ का कैसे होता है ना, अगर हमें सिर्फ एक कॉलम के साथ काम करना हो तो फिर हम सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। देखो सीरीज़ और डेटा फ्रेम ये दोनों अपनी जगह पर सही है, हम किसी को जज नहीं कर सकते, हमें दोनों चीज़ें ही रिक्वायर्ड है। डेटा फ्रेम जो है ना वो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, डेटा को लेंगे और फिर डेटा फ्रेम में ही मोस्टली स्टोर किया जाता है। जैसे जब हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो डेटा फ्रेम का भी सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे D और F कैपिटल ही होना ज़रूरी है, ठीक है, और प्रिंट DF किया है हमने। हम अपनी अगली वीडियोज़ में
डेटा क्लीनिंग के बारे में भी जानेंगे, तो उसमें भी हम लोग पांडास का ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, पांडास का यूज़ करने के बाद डेटा फ्रेम ही होगा उसमें। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे पास पांडास है, पांडास में हमारे पास सीरीज़ है और डेटा फ्रेम है। सीरीज़ हम सिर्फ एक कॉलम के लिए यूज़ करते हैं, डेटा फ्रेम हम होल डेटा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी जो ये प्रिंट df डॉट हेड है, ठीक है, इसमें मैंने 2 की वैल्यू पास की है। 2 की वैल्यू क्यों पास की है मैंने ये, क्योंकि जब हम 2 ये वैल्यू पास करेंगे तब सिर्फ 2 रोज़ हमारे डेटा में से सिर्फ 2 रोज़ हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तब आप एक बात समझोगे कि हम लोग, अगर हमारे पास पॉपुलेशन है तो हम पूरा पॉपुलेशन नहीं लेते, हम सिर्फ उसमें से थोड़ा सा सैम्पल लेते हैं। तो वही चीज़ें होती है। अगर हमारे पास मान लो 10,000 20,000 इतने सारे रोज़ है, तो हम क्या पूरे सारे रोज़ को एनालाइज करते रहेंगे? अगर नल वैल्यू चेक करनी, वो सारी चीज़ें नहीं होती। ओके, अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट के 10 रोज़ या फिर 20 रोज़ भी देखेंगे ना, तो भी हमारा काम चल जाता है, हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाती है। तो इसीलिए ये df डॉट हेड हमारे पास होता है। अपोजिट टू दैट ही df डॉट टेल होता है हमारे पास। ठीक है, टेल में क्या होता है ना कि अगर हम लोग प्रिंट df हेड की जगह सिर्फ टेल कर दे, तो फिर हमें नीचे से 2 रोज़ या फिर 3 रोज़ जितनी भी वैल्यू हम पास करेंगे वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पांडास लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी हम लोग मोस्टली यूज़ करने वाले, तो इसको अच्छे से समझ लेना और फिर इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अभी मैटप्लॉटलिब के बारे में। मैटप्लॉटलिब भी एक लाइब्रेरी है और इसके नेम में ही हमें सजेस्ट किया जा रहा है कि मैटप्लॉटलिब, ये कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो प्लॉट करेंगे हम लोग। इसमें कोई भी चीज़ें होगी जो हमें प्लॉट करने में मदद करती है। अभी डेटा के साथ वर्क कर रहे हो तो डेटा को विजुअलाइज भी तो करना पड़ता है। ठीक है, तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ये लाइब्रेरी होती है। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये पिप इंस्टॉल करके मैटप्लॉटलिब ले सकते हो। अगर हम ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन हम एक बार अभी हम फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो फिर हमें क्या होना है, एक बार हमारे नज़रों के सामने वो सारी चीज़ें चली जानी चाहिए, तो इसलिए इंस्टॉल कर भी लो। रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, तो एक बार ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाए उसके बाद इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे हमने सारी लाइब्रेरीज़ के साथ किया है, तो वैसे ही इस नोटबुक में हमें वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, और मैटप्लॉटलिब के बाद हमने एक डॉट लिखा है और डॉट के बाद पाईप्लॉट लिखा है। ठीक है, मतलब क्या है कि हमें मैटप्लॉटलिब के बाद उसके अंदर पाईप्लॉट करके एक है फंक्शन है, उसको इंपोर्ट करना है। ओके, उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो उसको अलाइज देंगे। अलाइज मतलब एक शॉर्ट फॉर्म, मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट, ये पूरा हम नहीं बार बार लेने वाले। ठीक है, तो इसके लिए इसे एज plt इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, सॉरी। और फिर देखो अभी मेरे इसमें ऑलरेडी है, तो इसीलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई करके आ रहा है। अभी मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। ठीक है, लाइन चार्ट क्रिएट करेंगे हम लोग, सिंपल लाइन चार्ट होगा, उसको डिटेल में आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ के लिए अभी के लिए बस समझो कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने x करके एक वेरिएबल लिया, उसमें लिस्ट दी। ठीक है, अभी मुझे ये डेटा चाहिए। ठीक है, ये एक डेटा होगा छोटा सा, जब हम बाद में वर्क करेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए ये सिर्फ एक सिंपल डेटा है। x में थोड़ी सी वैल्यूज़ है, y में थोड़ी सी वैल्यूज़ है। ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यूज़ ले सकते हैं आप लोग, या फिर मैंने जो लिए वो भी ले सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास पीएलटी अभी क्या है हमें पता है नहीं, राइट, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, ये पूरा मतलब पीएलटी है। तो पीएलटी में भी हमारे पास प्लॉट करके एक फंक्शन है। ठीक है, हमने उसको एक्सेस किया, उसको बुलाया, उसमें क्या दिया हमने, उसको कहा कि ये x और y की वैल्यूज़ है, वो तुम अपने पास रखो, तुम्हें इसे प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइटल करके भी एक है, टाइटल करके भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो फिर हमने पीएलटी में से टाइटल को बुलाया, टाइटल को कहा कि देख भाई मैं अभी ये एक चार्ट प्रिंट करने वाला हूँ, तो उस चार्ट को तू एक नेम दे दे, तू एक टाइटल अपने पास रख ले। तो वो क्या करेगा, टाइटल का जो भी हमने टाइटल में वैल्यू दी है, मतलब लाइन चार्ट करके जो दिया है, वो उस चार्ट के ऊपर एक टाइटल लेके खड़ा रहेगा, लेकिन वो बैक एंड में खड़ा रहेगा, हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो लाइन चार्ट करके हमारे चार्ट को एक टाइटल मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है
एक्स लेबल और वाई लेबल। एक्स लेबल मतलब क्या है, पीएलटी में एक्स लेबल करके फंक्शन है, वाई लेबल करके फंक्शन है। अभी देखो लाइन चार्ट है मतलब एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए भी हमें कुछ तो बताना चाहिए ना कि एक्स एक्सिस में एक ऐसी वैल्यूज़ है, ठीक है। हमें बताया जाता था ना हमारे स्कूल्स में कि एक्स एक्सिस को भी एक नेम दो, वाई एक्सिस को भी नेम दो, वो इंडेक्स में छोटा सा उसमें बताओ कि एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, ताकि वो सारे चार्ट्स हम समझ सकें, हमें ईजिली समझ में आए कि वो चार्ट्स कैसी वैल्यूज़ होल्ड कर रही है, राइट। तो इसके लिए एक्स लेबल खुद ब खुद ही बता रहा है वो फंक्शन कि वो क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ एक्स एक्सिस जो भी होगी उसका लेबल मैं अपने पास होल्ड करूँगा। वैसे ही वाई लेबल भी वही कह रहा है, पीएलटी में से वाई लेबल कह रहा है कि मैं सिर्फ वाई लेबल की, वाई एक्सिस की वैल्यू का नेम स्टोर करूँगा अपने पास। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। वाई एक्सेस कर दो, इसको नेम दे दो। एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारे पास सिंपल लाइन चार्ट आया है। टाइटल ने अपना काम किया है, टाइटल होल्ड किया है, वाई एक्सेस का लेबल वाई एक्सेस ने होल्ड किया है, एक्स एक्सेस का लेबल एक्स एक्सेस ने होल्ड किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। सिंपल लाइन चार्ट है, यहाँ के इस डेटा का ज़्यादातर कोई तो मतलब है नहीं, ठीक है। तो देखो इसने खुद ब खुद ही थोड़ी सी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। हमारे वाई एक्सिस में 10, 20, 25, 30 ऐसा करके वैल्यूज़ हैं, ऐसे करके वैल्यूज़ है, राइट। तो फिर इसने क्या किया है, 10, 20 ऐसे नहीं किया है, इसने 5 का डिफरेंस लिया है, राइट। तो ये प्लॉट फंक्शन क्या करता है, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लॉट फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ प्लॉट करेगा। उसने कहा कि मेरा काम सिर्फ प्लॉट है, प्लॉट करने के लिए तू मुझे वैल्यूज़ दे दे, मैं उसको प्लॉट कर दूंगा। टाइटल ने क्या किया है, तू मुझे टाइटल दे दे, मैं वो टाइटल उसके ऊपर, उस चार्ट के ऊपर चिपका दूंगा जो तूने मुझे पास किया है। एक्स लेबल क्या करेगा, एक्स लेबल ने क्या किया कि एक्स एक्सिस को नेम जो भी देना है तो वो तू मेरे पास दे दे। वाई लेबल ने क्या कहा कि जो भी नेम तुझे वाई एक्सिस को देना है वो तू मेरे पास दे दे, ठीक है। और पीएलटी डॉट शो क्या करेगा, जो भी तुमने इतना ऊपर सारा वो जो झमेला किया है, प्लॉट को बुलाया, टाइटल को बुलाया, एक्स लेबल को बुलाया, वाई लेबल को बुलाया, वो जो चीज़ें उसमें पास की, वो जो डेटा है वो सारा ये पीएलटी डॉट शो क्या करेगा, सिंपली वो सब दिखाएगा, एक साथ कनेक्ट करके दिखाएगा। इसकी वजह से हम लोग ये एक चार्ट देख सकते हैं। देखो अभी ये मैटप्लॉटलिब की मदद से हमने ये एक सिंपल लाइन चार्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब से नंबर्स को ब्यूटीफुल चार्ट्स में बदलना सुपर इजी हो जाता है, राइट। लेकिन देखो ये चार्ट तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और विजुअलाइजेशंस एक्स्ट्रा ऐड करने हो, उसको थोड़ा और डेकोरेट करना हो, डेकोरेट मतलब एक ही साथ 2-3 चीज़ें अगर विजुअलाइज कर सकते हैं तो फिर हम उसी को यूज़ करेंगे, राइट। जो अभी तो ये ज़माना ही चल रहा है कि हमें मल्टीटास्किंग लोग चाहिए होते हैं, मल्टीटास्किंग फीचर्स चाहिए होते हैं। अगर एक ही चार्ट मल्टीपल चीज़ें व्यू करा रहा हो तो हम उसके साथ क्यों ना जाए, राइट। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो ओल्ड चीज़ें हैं या फिर ओल्ड जो ओरिजिनल हमारा रूट है उसको हम भूल जाए, राइट। तो इसीलिए मैटप्लॉटलिब भी हमारे पास है और हमारे पास सीबॉर्न लाइब्रेरी भी है। सीबॉर्न लाइब्रेरी क्या होता है, जो हम स्टैटिस्टिकल वर्क करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस का पार्ट जो भी करते हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए। और उसमें क्या होता है ना कि और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। हमको क्या करना होता है, सिर्फ वो चार्ट्स एक्सेस करने होते हैं और फिर उनको यूज़ करना होता है। तो मैटप्लॉटलिब सिंपल बेसिक प्लॉटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा कि एक सिंपल लाइन चार्ट कैसे प्लॉट करेंगे, उसको नेम, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वो सारी चीज़ें देखी। तो अब बात करते हैं सीबॉर्न के बारे में। सीबॉर्न एक ऐसी लाइब्रेरी है जो मैटप्लॉटलिब जैसी ही है, लेकिन वो कुछ एडवांस्ड है। वो हम स्टैटिस्टिकल प्लॉटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैटप्लॉटलिब काफ़ी अच्छा है तो सीबॉर्न विजुअलाइजेशंस को और भी बेहतरीन बना देता है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल तो होगी ही, इसीलिए क्विकली इसको डायरेक्टली अभी इंपोर्ट कर लो, ठीक है। इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS। अभी इसको मैंने क्या नेम दिया है, शॉर्ट फॉर्म क्या किया है, इसका अलाइस क्या है, SNS। तो डायरेक्टली SNS लिखोगे तो भी हम उसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सीबॉर्न को बुला रहा है, हमें नहीं बुला रहा, ठीक है। तो क्विकली एक कोड लिख लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने क्या किया है, एक डेटा लिया है। मेरे पास एक डेटा होना चाहिए था क्योंकि उसे ही तो हम लोग ये करने वाले, विजुअलाइज करने वाले, राइट। तो मैटप्लॉटलिब में जैसे हमने छोटा डेटा खुद से लिया था वैसे यहाँ पे नहीं ले सकते। तो ये मैंने एक थोड़ा सा डेटा है, उसमें नेम्स है, लोगों के एज है और उनकी सैलरी है, ठीक है।
तो ये एक डेटा मेरे पास है। डेटा ऐसे भी हो सकता है, डेटा CSV में हो सकता है, वो भी चीज़ें हैं कैसे इंपोर्ट करनी होती है वो भी हम लोग देखने वाले, ठीक है। अभी के लिए ये ध्यान देते हैं। तो DF इस वेरिएबल में मैंने डेटा को स्टोर किया है, लेकिन किस में, सीरीज़ या डेटा फ्रेम में, तो डेटा फ्रेम में किया है, ठीक है। अभी आपको पता है कि डेटा फ्रेम में अगर डेटा है तो फिर वो कैसे दिखेगा, राइट। हिस्टोग्राम क्रिएट किया है, ठीक है। DF इज इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम, ये तो ठीक है। SNS डॉट हिस्ट प्लॉट। अभी सीबॉन लाइब्रेरी है, सीबॉन लाइब्रेरी में को हमने कहा देख भाई हमें हिस्टोग्राम चाहिए, तो हिस्ट प्लॉट करके हमें तेरे पास जो फंक्शन है वो दे दे, ठीक है। हिस्ट प्लॉट आया, ठीक है। उसने कहा कि भाई देखो क्या प्रिंट करना है मुझे, तो वो तो बताओ। तो फिर हमने कहा कि उसको, हमारे पास डेटा है, उस डेटा में, डेटा का नाम है DF, तो DF में से सैलरी को प्रिंट करना है, ठीक है। DF में हमारे पास सैलरी का कॉलम है, उसको हमें प्रिंट कराना है हिस्टोग्राम। और बिन्स इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है ना, ये जो 0.0 है, 0.25 वो है, उसको बिन्स कहते हैं, ठीक है। तब कितनी लाइंस लेनी चाहिए वो, तो और फिर PLT डॉट शो, वो तो अभी मैटप्लॉटलिब में जैसा वर्क किया है वैसा ही है, PLT ही है, मैटप्लॉटलिब ही है, ओके। PLT डॉट शो वही का फंक्शन हमने यहाँ पे प्लॉट करने के लिए भी यूज़ किया है, ठीक है। अगर PLT डॉट शो ना यूज़ करें तो भी ये प्लॉट होने वाला है, लेकिन थोड़े से वो ये हो जाता है, चंक्ड हो जाता है थोड़ा सा, तो इसीलिए अभी क्विकली एक दूसरा चार्ट ये कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। सीबॉन में ही हमारे पास स्कैटर प्लॉट है, ठीक है। उस स्कैटर प्लॉट को बुलाएंगे, अभी स्कैटर प्लॉट को कहेंगे कि भाई ये जो डेटा है उसको थोड़ा सा स्कैटर करके प्लॉट कर हमें उसे देखना है। उसने क्या कहा कि स्कैटर प्लॉट, ठीक है। वो स्कैटर प्लॉट आया, उसने कहा देख भाई मेरे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं x और y, तुझे उसके लिए वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। तो ठीक है, हमने कहा, हमने फिर हमारे डेटा में से एज x को दे दिया और डेटा में से सैलरी y को दे दी, ठीक है। और फिर शो करेंगे PLT डॉट शो, ये कर दो, तो देखो डेटा स्कैटर प्लॉट में विजुअलाइज होगा, ठीक है। सैलरीज है लोगों की और फिर एज है लोगों की, ठीक है। तो ये हम स्कैटर प्लॉट की मदद से देख सकते हैं, हिस्टोग्राम की मदद से। और हम ना आगे आने वाली वीडियोस में ये भी जानेंगे कि हिस्टोग्राम हम कब लेना चाहिए और क्यों यूज़ करते हैं हिस्टोग्राम, और फिर ये जो उसकी डिज़ाइनिंग है वो भी चेंज कैसे करते हैं, थोड़े से उसके कलर्स चेंज करेंगे, उसके लिए ग्रिड लाइंस क्या होती है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं आगे। तो सीबॉन एक लाइन ऑफ कोड में स्टनिंग विजुअलाइंस दे देता है, राइट। सिंपल है ना, सिर्फ सीबॉन लो, उसमें से जैसा चार्ट चाहिए वैसा उसको बोलो कि वो चार्ट आए, और उस चार्ट की रिक्वायरमेंट कैसी होती है, मतलब उसमें x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, उसको नेम देना होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें पास कर दो, राइट। अगर हमें हमारा डेटा समझ में आ रहा है तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है साइकिट-लर्न। साइकिट-लर्न मशीन लर्निंग का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। ये पाइथन की गो टू लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए। अभी इसको इंस्टॉल करना, इंपोर्ट करना, वो सारी चीज़ें तो सेम ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी के लिए साइकिट-लर्न नहीं सीखने वाले। साइकिट-लर्न का ना कब काम आता है, जब हम लोग मशीन लर्निंग के मॉडल्स बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। मशीन लर्निंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और वो हम तभी सीखने वाले जब हम लोग मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी मैंने हिंट भी दे दी कि हम लोग आगे मशीन लर्निंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़रा सा सीरियसली लो इसको और फिर अच्छे से समझना स्टार्ट भी कर दो, ठीक है। तो हम लोग साइकिट-लर्न तब सीखने वाले हैं, अभी के लिए इतने ही होने वाला है। तो अभी हमने कौन सी लाइब्रेरीज पढ़ी, नमपाई हमने पढ़ी, पांडास पढ़ी। पांडास इंपॉर्टेंट है, हम आगे भी पांडास के साथ वर्क करने वाले हैं, ठीक है। पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये तीनों लाइब्रेरीज के साथ वर्क करने वाले हैं, और साइकिट-लर्न को हम लोग मशीन लर्निंग के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब मैं आपको साइकिट-लर्न के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बता दूँगी। और ये जो चार्ट्स है इससे घबराना नहीं है, हम लोग चार्ट्स को भी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चार्ट्स का कब कौन सा चार्ट लेना चाहिए वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलो अभी क्विकली की टेक अवेज क्या है वो देख लेते हैं। तो आज हमने डेटा साइंस की 5 सबसे पावरफुल लाइब्रेरीज कवर की है, ठीक है। नमपाई फास्ट न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए होती है, पांडास डेटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस के लिए होती है, मैटप्लॉटलिब बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होती है, सीबॉन ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स के लिए होती है, और साइकिट-लर्न ये मशीन लर्निंग ईजी बनाती है, ठीक है। अगर तुम्हें ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक दबाना, और कमेंट्स में मुझे बताओ कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऑसम डेटा साइंस कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाना। तब तक के लिए बाय बाय।